एम.ए. उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का अध्ययन कर रहे हैं हम निरंतर। और आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। बच्चों, शीर्षक से स्पष्ट हो गया है कि हिंदी भाषा ने हमारे कितने संघर्ष के दौर झेले। हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राजभाषा बनाने के लिए कितना संघर्ष किया और हमारी स्वाधीनता और हमारी वैचारिक संपन्नता को बनाए रखने में हिंदी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा ने निर्वासन झेला, संघर्षों का दौर झेला और एक बेजुबान हिंदी ने, जो धरती की बेटी है, निर्वासन झेल कर भी राम का मंगल गाया। ठीक वैसे ही हिंदी की भी दुर्दशा है। इस पर लेखक अपनी चिंता व्यक्त करता है और हमारे संपूर्ण साहित्य जगत में हिंदी को राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जो संघर्ष हुआ, जो प्रयास हुए, वे सब आपने अच्छे से पढ़े होंगे। भाषा विज्ञान आपका 7वां प्रश्न पत्र है, उसमें भी आप हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है, उसके गुण दोष, उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो सारे संघर्ष हैं वो आपने पढ़े। और जितने भी चरण हैं हिंदी भाषा की उत्तरोत्तर प्रगति के, और जितने भी अभियान हैं, राष्ट्रीय अभियान हैं, उन सब की, जितने भी अधिनियम बने राजभाषा के, उन सब की भी जानकारी विस्तार से आपको उस निबंध में मिली होगी, उस भाषा विज्ञान के पत्र में मिली होगी। तो आप वहाँ से भी लेकर के इसको आप अपने इसमें जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब आप एम.ए. उत्तरार्ध में हैं और आपका स्नातकोत्तर पूरा होने वाला है, और जितने भी 5 पेपर हमारे चलते हैं वो परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे के पूरक हैं और आपको सहायक सामग्री प्रदान करते हैं। तो आप जब भी किसी पेपर को पढ़ते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सामग्री हम यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं या ये एक विस्तृत दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी थोड़ी सी पैनी नज़र रखिए और विषय पर अपनी पकड़ रखिए ताकि आप इनका प्रयोग कर सकें। बाकी हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो देखिए कि लेखक ने निबंध का शीर्षक रख करके अपने मन की वेदना को और हिंदी के विकास की निरंतरता को किस तरह से बड़े सुंदर लालित्य में, बड़े सुंदर परिहास के साथ और कहीं जगह चुटकी लेते हुए एक व्यंग विनोद की शैली में प्रस्तुत किया है, जो उनके लालित्य का प्रमाण है। यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि भाषा का प्रश्न उन प्रश्नों में था जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ, और उसी समय सप्रू जैसे उर्दू प्रेमियों ने ये रोना भी रोया था कि जिन्ना को उर्दू से क्या मोह की उर्दू की मांग को लेकर पाकिस्तान बना रहे हैं। पाकिस्तान बनने का अर्थ भाषा के रूप में 1946 के आसपास हिंदुस्तान से उर्दू की विदाई थी। फिर उर्दू ने हिंदुस्तानी के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करना चाहा, और जब अहिंदी भाषी उस मिलावटी भाषा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए तो उर्दू के पक्षधरों ने अंग्रेजी का दामन पकड़ा और हिंदी के लिए 15 वर्षों की रोक लगा दी। इसके बाद अंग्रेजी विकल्प भाषा से संपर्क भाषा बनी और अंग्रेजी ने अपने हाथ में हिंदी को एकमात्र स्वीकार करने के विषय में राजनीतिज्ञों से निषेधाधिकार प्राप्त कर लिया। दुख इसका नहीं है कि हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निश्चय क्यों पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो रहा है। दुख इसका है कि हिंदी को कागजी प्रतिष्ठा देकर उसका सरे बाजार इतना अपमान किया जा रहा है। देखिए, रेखांकित करिए, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि राजभाषा का में तो दे दिया उसको, लेकिन सरे बाजार उसके क्रियान्वयन में, उसके व्यवहारिक प्रयोग पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसका इतना अपमान, तिरस्कार किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि हिंदी के जाने माने साहित्यकार इस समस्या पर कुछ भी बोलने में असमर्थ है। वे हिंदी के नाम पर फैलाए गए कुछ चारों से इतने संतुष्ट हैं या ऐसी सात्विक भूमिका में पहुंच चुके हैं कि उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के सम्मान का प्रश्न कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लगता। यही नहीं, प्रगतिशीलों की पंक्ति में मेरा नाम कहीं छूट न जाए, वे गाहे बेगाहे भाषा के संबंध में कोई न कोई रहस्यवादी वक्तव्य भी दे देते हैं।
साधारण हिंदी भाषी, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, आज एक भाषा विहीन व्यक्ति बन गया है, क्योंकि जिस भाषा में वह सांस लेता रहा है वह भाषा स्वाधीनता के बाद न तो स्वाधीनता की भाषा है, न देश की एकता की भाषा है, न व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भाषा है। अब नहीं एक जमाना था जब विचारों के पक्के साम्यवादी होते हुए भी राहुल जी इस भाषा के प्रश्न पर कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित हुए, और आज उर्दू के लिए उठाए गए नए आंदोलनों को राष्ट्रीय एकता का आंदोलन कहा जा रहा है। ये जो परिवर्तन है ये इन्होंने रेखांकित किया है, ये मुद्दा उठाया है, और ये प्रश्न बड़ा सामयिक प्रश्न है। हिंदी को हिंदी भाषी प्रदेशों के बीच पिछड़ने के लिए ही नहीं, उसकी बगावत परिस्थिति के लिए भी एकमात्र दोषी घोषित किया जा रहा है। भारत जब पराधीन था तो पराधीनता के दुख तीव्रतर बनाने के लिए समस्त दुख पराधीनता के माथे मढ़ दिए जाते थे। किसी का लड़का यदि काना जन्मता था तो भी यही कहा जाता था कि गुलाम देश का यही तो अभिशाप है कि लड़के काने पैदा होते हैं। स्वाधीन होने पर भी बहुत से दुख गए नहीं। स्वाधीनता को तो दोष दिया नहीं जा सकता, स्वाधीनता लाने वाले कारणों को ही दोष दिया जा सकता है। उन कारणों में से एक प्रमुख कारण है हिंदी। सो यदि देश पिछड़ा है तो हिंदी का कसूर है। यदि प्रदेश केंद्र की विनियोजित संस्कृति की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं करता तो भी कसूरवार हिंदी है। यदि उत्तर प्रदेश में कृपलानी जीतते हैं तो हिंदी का कसूर, और अगर ZA अहमद जीतते हैं तो हिंदी का कसूर। बहुत सुंदर ढंग से इस विसंगति को, इस विडंबना को लेखक ने स्पष्ट किया है। हिंदी का कसूर, और यदि जवाब देने की ज़रूरत करें तो हिंदी का कसूर। लोगों में बटेरबाजी, कबूतरबाजी, बुलबुलबाजी के शौक़ की तहजीब नहीं रही, यह भी हिंदी का कसूर। और तिफल माशूकों की आंखों की शोखी का कोई शिकार नहीं होता, यह भी हिंदी का कसूर। हिंदी जिम्मेदार है समाजवादी उच्छृंखलता के लिए, हिंदी जिम्मेदार है प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादिता के लिए। क्या कीजिएगा, यह बेजुबान जुबान है, सब पी लेती है, यह धरती की बेटी है, निर्वासन भी झेल कर यह राम का मंगल ही मानती है, अयोध्या में अपनी सोने की प्रतिमा की पूजा से ही संतोष कर लेती है। हिंदी भाषा मातृभाषा है, हिंदी वो भाषा है जिसमें हम सांस लेते हैं, हिंदी वो भाषा है जो हम जन्मते ही बोलते हैं। यह एहसासों की भाषा है, यह अपनी भाषा है, इसलिए ये दर्द बड़ा जायज़ है। इसे किसी पर आक्रोश नहीं, न उस विदेशी शासन के रावण पर है जिसने इसे पद्दलित किया, न उस धोबी पर जिसने फप्ती कसी, न उस देवर पर जिसने निष्कासन का रथ हाँका, न उन न्यायकर्ताओं पर जिन्होंने चुपचाप राजधर्म की बलि वेदी पर इसे बलि हो जाने दिया। पर अब तो यह वनवास भोग रही है, बहुत ही छोटे लोगों के बीच रह रही है, राजधानी के ऐश्वर्य से दूर। अब भी राजधानी के पालतू प्रशंसक इसका पिंड नहीं छोड़ते। बड़ा प्यारा व्यंग्य किया है और बहुत चुटकीली है, और ये हिंदी के लिए इनकी चिंता, इनकी प्रतिबद्धता और एक साहित्यकार का सृजनात्मक धर्म भी है। राजधानी का प्रसिद्ध पत्र है हिंदुस्तान टाइम्स, भारत के सात्विक बिरलाशाही पूंजीवाद का धरोहरी पत्र है, बड़ा ही प्रबुद्ध और बड़ा ही सुरुचि संपन्न। कुछ वर्षों पूर्व उसने फिराक का आक्रोशपूर्ण लेख छापते हुए यह प्रकाशीय अभिमत दिया है। फिराक गोरखपुरी ने आक्रोश से भरकर हमारी सांस्कृतिक गतिहीनता का पर्यालोचन किया है। उर्दू के इस शायर ने हिंदी प्रदेश के रोगों का गहरा निदान किया है और कुछ तात्कालिक औषधि भी सुझाई है। अब जरा फिराक गोरखपुरी द्वारा हिंदी प्रदेश का सांस्कृतिक गतिरोध भी देखा जाए। फिराक गोरखपुरी हिंदी प्रदेश को भारत का सबसे सबल और सबसे दुर्बल अंग मानते हैं। यह प्रदेश सबल इस माने में था, इसने इस्लाम की चुनौती स्वीकार की, और दुर्बल इस माने में कि यह प्रदेश इंडो मुस्लिम संस्कृति, यह राजधानी की अपनी खास ईजाद है जो मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर भी रखती है और हिंदुस्तान के साथ संयुक्त रखती है, पर जो भारतीय में मुस्लिम को अंतर्भूत मानने का साहस नहीं करती, से प्रेरणा ग्रहण करके भी कुंठित ही रह गया। इसी कारण हिंदी साहित्य ने भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक राजधानी दिल्ली के आसपास की भाषा ग्रहण करने में इतनी देर लगाई।
खुदा भला करे हिंदी प्रदेश के उन शहरी लोगों को जिन्होंने एक इंतहा दर्जे की शहरी फसीह और महीन ज़बान को अपनाया, जिसमें महज 2000 अरबी फ़ारसी के शब्द थे। ये शब्द आम जनता की ज़बान में घुल मिल गए थे। आम जनता से मतलब दरबार के आसपास शासन की फिरकी पर नाचने वाली नौकरशाही या सामंतशाही से है। बहुत स्पष्ट भाषा में ये विद्यानिवास मिश्र जी की शैली की विशेषता है कि बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, बहुत स्पष्ट वक्तव्य देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती। इनकी वैचारिक संपन्नता की जो गहराई है वो बेबाक है। हिंदी प्रदेश की दूसरी बड़ी नादानी यह थी कि उसने अंग्रेजी तमद्दुन को भी तरजीह न दी, जबकि अंग्रेजी तमद्दुन ने ही 75 वर्षों तक राष्ट्र का निर्माण किया। फिराक साहब जब अपना दिल टटोल कर पूछते हैं कि हमने ऐसा करके भाषा, संस्कृति और अपनी मेघा पर आघात नहीं पहुंचाया, तो उनके दिल से आवाज़ आती है कि वे आज की हिंदी को नकली हिंदी कहते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द हैं, इसमें जनभाषा के शब्द नहीं, और इसमें अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का बहिष्कार है। यह हिंदी मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, श्रद्धानंद और डॉक्टर भगवान दास जैसे महापुरुषों को जन्म देने में असमर्थ है। वह तो उनके पीछे की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति को भी नहीं तैयार कर सकती। इस हिंदी ने हमारे लोगों को बौना बना दिया है। हम हिंदी के निरंतर होते हुए तिरस्कार को देख रहे हैं, और हिंदी के संघर्ष के लिए हमारे अपने प्रयत्न, हमारा अपना दायित्व भी इसमें स्पष्ट है। बच्चों, हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे दीपावली के बाद। बहुत बड़ा हिंदू पर्व आ रहा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।